नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली यूपीपीसीएल टीजी 2 का एग्ज़ाम हुआ था। उसी का ये 17 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। अब तक के इस क्वेश्चन पेपर में हमने 80 से क्वेश्चनों को सॉल्यूशन किया हुआ है। 80 से आगे के क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम 100 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ इस क्वेश्चन पेपर में आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम देखते हैं। और 81 नंबर जो क्वेश्चन है कि 6 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र 200 वोल्ट की वोल्टता से समांतर क्रम में जुड़े हैं। स्रोत को देखते हुए तुल्य धारिता क्या होगी। टोटल धारिता का मान पूछा है और इसमें 3 कैपेसिटर हैं। ये 3 कैपेसिटर हैं इस तरीके से, और ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। और ये जो वोल्टेज सोर्स है वो 200 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से आपस में कनेक्ट है। प्रत्येक कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वह 6 माइक्रोफैरड है। इसकी भी 6 माइक्रोफैरड है और इसकी भी 6 माइक्रोफैरड है। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होगा। अब इसमें कह रहा है कि टोटल धारिता क्या होगी, तो इसके लिए ट्रिक होता है टोटल धारिता इक्वल टू N इंटू सी का मतलब है कि ये फार्मूला तभी अप्लाई होता है जब प्रत्येक कैपेसिटर के मान समान होते हैं। यहाँ समान है तो बिल्कुल यहाँ पे सटीक बैठ जाएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि जो रजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है उसके फार्मूले के ठीक अपोजिट कैपेसिटर का फार्मूला बनता है। यहाँ पे आपस में पैरेलल में कनेक्ट है तो हम रजिस्टेंस का जो सीरीज सर्किट का कॉम्बिनेशन वाला होता है वो यहाँ पे लगता है। तो समांतर में अगर कैपेसिटर कनेक्ट हैं तो इनका फार्मूला जो बनता है टोटल कैपेसिटर इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट चला जाता है। जितना भी होंगे वैसे कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर सीरीज की बात करेगा तो फिर रजिस्टेंस का पैरेलल वाला फार्मूला लग जाता है। अब यहाँ पे आइए, टोटल यहाँ पे कैपेसिटर कितने हैं, 3 है। 1 2 3, तो 3 कर देंगे। और एक कैपेसिटर का मान कितना है, 6 माइक्रोफैरड, तो 36 18, टोटल जो कैपेसिटर का मान आएगा 18 माइक्रोफैरड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 82 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंड्यूट वायरिंग का एक लाभ नहीं है। कंड्यूट वायरिंग जो होती है इसे हम डक्ट वायरिंग या अंदर छिपी हुई वायरिंग भी इसे बोला करते हैं। इसको स्थापित करने के लिए एकदम परफेक्ट कारीगर की आवश्यकता होती है और जब छत की सेंटरिंग की जाती है तो उससे पहले ही इसकी व्यवस्था की जाती है। देखने में ये बहुत सुंदर लगती है। इसका प्रारंभिक कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब ये पूछ रहा है कि नहीं कौन सी इसकी विशेषता है। तो पहला कह रहा है कि बेहतर दिखावट। बेहतर तो दिखावट होगी क्योंकि इससे दीवार के अंदर होती है, छिपी हुई होती है, तो फिर बाहर दिखाई नहीं देगी, तो फिर परफेक्ट लगेगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि आग लगने का जोखिम नहीं होता है। ये भी बात सही है, अंदर है तो आग का जोखिम नहीं। सुरक्षा भी इसमें बहुत होती है। ऑप्शन ए जो है कि भावी उपयोग के लिए आसानी से अनुकूल योग्य, आसानी से यह स्थापित नहीं किया जा सकता। इसमें परफेक्ट कारीगर की आवश्यकता होती है और सेंटरिंग से पहले ही इसे स्थापित किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो गलत है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 84 नंबर। 84 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए सही व्यंजक है। यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल का कौन सा कंडीशंस इसमें सही है आपको बताना है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो चुंबकशीलता होती है वो कम होती है। अब इसमें मटेरियल कौन कौन से आएंगे, तो जितने भी कंडक्टिव मटेरियल है, जैसे कॉपर है, सोना है, चांदी है,
तांबा है, कॉपर तांबा ही होता है, ये सब के सब जो हैं ये डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। सबसे अच्छा जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है वो बिस्मथ होता है। पानी भी डायामैग्नेटिक मटेरियल के ही अंतर्गत आता है। तो इसकी जो चुंबकशीलता होती है कम होती है और इसकी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, जिसे हम निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं, वो ज़्यादा होती है। तो देखिए चुंबकशीलता कहाँ पे कम दिखा रहा है, यहाँ पे कम दिखा रहा है। यहाँ पे चुंबकशीलता को अधिक दिखा रहा है तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को ज़्यादा दिखा रहा है, यानी ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात पूछा है तो इसमें परमेबिलिटी का गुण जो होगा चुंबकशीलता का वो अपेक्षा कम होगा निरपेक्ष एब्सोल्यूट परमेबिलिटी यानी म्यू जीरो से। और इसका मान म्यू जीरो का मान आप सब जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 85 नंबर की कैथोड रे नलिका, कैथोड रे ट्यूब की विक्षेपण सुग्राहिता 0.4 mm/वोल्ट है, तो इसका विक्षेपण गुणांक क्या होगा। अब विक्षेपण गुणांक जो होता है, विक्षेपण गुणांक इक्वल टू 1/, सुग्राहिता होता है, सुग्राहिता। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/, सुग्राहिता कितना है तो 0.4 है, तो 0.4 कर देंगे। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसी को कैंसिल आउट कराना है, 2 दूनी का 4, 2 5 10, और फिर 5 का आधा आप करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 2.5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 86 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत रोधक पदार्थ का वांछनीय गुण नहीं है। कहने का मतलब है कि इंसुलेशन मटेरियल जो भी होते हैं इसमें कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है, नहीं में पूछा है, याद रखिएगा। गैर चुंबकशीलता, सॉरी गैर ज्वलनशीलता मतलब जलने वाला नहीं होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। जलता तो है लेकिन आसानी से नहीं जलता है। इसके बाद उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसका हाई होना चाहिए। उच्च विद्युत रोधन प्रतिरोध, इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी हाई होना चाहिए, क्योंकि लीकेज करंट नहीं होना चाहिए। हमें मार्केट में आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, साथ ही साथ उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। आर्द्रताग्राही नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए गुण नहीं है आर्द्रताग्राही, आर्द्रताग्राही का मतलब है वो नमी सोखने वाला मटेरियल नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है कि आर्द्रताग्राही होना चाहिए, तो ये गलत है ना स्टेटमेंट। आर्द्रताग्राही यानी नमी सोखने वाला नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि नहीं में पूछा है इसलिए। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 87 नंबर कि 200 किलोवाट लोड के शक्ति गुणांक को 0.5 पश्चता मतलब 0.5 लैगिंग से 1 तक सुधारने के लिए तुल्यकालिक कंडेंसर द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले लीडिंग केवीएआर का मान क्या होगा। लीडिंग केवीएआर का मान पूछा गया है, यानी रिएक्टिव पावर का मान पूछा गया है। अब इसमें पावर का जो मान है वो 200 किलोवाट का है, और जो पावर फैक्टर की बात किया गया है वो 0.5 से लेकर के 1 के बीच में इसे वेरी कराया जा रहा है, मतलब इसके पावर फैक्टर को सुधारा जाता है। सबसे अच्छा जो पावर फैक्टर 0.9 मतलब 1 के आसपास वाला पावर फैक्टर सबसे बेहतर माना जाता है। अब इसको सुधार करना है कंडेंसर के द्वारा, मतलब सिंक्रोनस कंडेंसर आप सबने पढ़ा होगा किसे बोलते हैं। तो जब तुल्यकालिक मोटर को नो लोड पर लीडिंग पावर फैक्टर पर चलाया जाता है तो वही तुल्यकालिक कंडेंसर बन जाता है। अब यहाँ पे हमें लीडिंग केवीएआर पूछा गया है, तो लीडिंग केवीएआर जो होता है वह P इंटू साइन फाई। अब यहाँ पे P पावर पूछा है, पावर देखिए क्या है, पावर जो है वो 200 किलोवाट और रिएक्टिव पावर, ये तो रिएक्टिव पावर हो जाएगा साइन फाई के लिए। अब यहाँ पे पावर फैक्टर जो है वह 0.5 से 1 तक सुधारा जा रहा है, तो इंटू √3
KVAR, तो ये KVAR नहीं VAR कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे VAR करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम करेक्ट करेंगे। तब यहाँ से देखिए कि 200 हो जाएगा और किलो है तो यहाँ VAR है, छोटा यूनिट्स है रिएक्टिव पावर का, तो यहाँ से हम किलो उठा लेंगे तो ये जो हो जाएगा KVAR, यानी 200√3 KVAR। KVAR आया कैसे, तो यह 200 किलोवाट है, पावर जो है वह किलो में है, इसलिए KVAR आया है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए 200√3 KVAR बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। KVAR में याद रखिएगा छोटी यूनिट जो रिएक्टिव पावर की होती है वह VAR होती है, इससे बड़ी जो होती है वह KVAR होती है, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 88 नंबर की 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग में प्रवाहित 3 फेज स्टेटर धाराएं डॉट डॉट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो आप सब ने पता होगा कि इसके स्टेटर में हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई RYB देते हैं और इसमें रोटर होता है। तो इस स्टेटर में एक फ्लक्स पैदा होता है और इस फ्लक्स की जो स्पीड होती है वह सिंक्रोनस स्पीड होती है, सिंक्रोनस स्पीड पर ये रोटेट करता है। तो ये जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो किस प्रवृत्ति का होता है, रोटेटिंग पार्ट का होता है, मतलब रोटेटिंग नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी सप्लाई अगर एक फेज की होगी तो उसके द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वह पल्सेटिंग फ्लक्स होता है, मतलब फिक्स्ड एक साइड कहीं रोटेट वो नहीं करेगा। हाफ साइकिल में जो रोटेट करेगा वो क्लॉकवाइज या फिर अगले ही हाफ साइकिल में वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। तो किसी भी घूर्णीय मशीन को रोटेट कराने के लिए हमें 2 फेज की आवश्यकता होती है और यहाँ पे पहले ही 3 फेज दिया गया है, इसलिए इसमें जो रोटेटिंग फ्लक्स आएगा वह घूर्णीय प्रवृत्ति का होगा और उसकी स्पीड जो होती है वह सिंक्रोनस स्पीड माना जाता है। पूछा जाता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो रोटेटिंग फ्लक्स होता है उसकी स्पीड कितनी होती है, तो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो यह फ्लक्स होगा वो घूर्णीय होगा। क्यों? क्योंकि 3 फेज है, 3 फेज हो 2 फेज हो इसमें घूर्णीय ही प्राप्त होता है, सिंगल फेज में पल्सेटिंग प्राप्त होता है। इस लाइन को भी आप जरूर याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 89 नंबर की कोरोना प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। कोरोना जो इफेक्ट है इसके द्वारा कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये कहा गया है। कोरोना के द्वारा ऊर्जा की हानि होती है, बिल्कुल ये सही बात है, पावर लॉस इसमें होगा। दूसरा जो है कि कोरोना के कारण लाइन द्वारा कर्षित धारा गैर जाबक्रिय नॉन साइनोसोडल प्रवृत्ति की हो जाती है कोरोना लॉस के अंतर्गत, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला है कोरोना द्वारा ओजोन का निर्माण होता है, O3 का निर्माण होता है, नीली रेज भी निकलती है, गंध भी ओजोन की आती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला जो है कोरोना प्रोत्कर्ष से उत्पन्न क्षणिक प्रभावों को बढ़ाता है, सर्ज इसमें नहीं आता है, मतलब उस पर सर्ज का इफेक्ट नहीं डालता है कोरोना, तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वोल्टेज बढ़ता है, कोरोना इफेक्ट बढ़ता है। कोरोना को कम करने के लिए हम कंडक्टर की जो साइज है उसको, मतलब इसके व्यास को बढ़ा देते हैं। कोरोना को मिनिमम रखने के लिए, कम से कम रखने के लिए हम 2 कंडक्टरों के बीच की डिस्टेंस को भी मेंटेन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इस ड्राइंग को आपको देख करके ये बताना है कि ये है क्या। तो यहाँ पे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए डायग्राम को आपको बताना है कि ये है। तो देखिए यहाँ भी 2 वे स्विच है और यहाँ भी 2 वे स्विच है, 2 2 वे स्विच है, एक लैंप को ऑपरेट कराया जा रहा है।
तो जब भी दो टू वे स्विच हो और एक लैंप को ऑपरेट कराना हो, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एक लैंप को जब हम दो जगह से ऑपरेट करें और वो भी टू वे स्विच के द्वारा, तो इस प्रकार की वायरिंग को स्टेयरकेस वायरिंग कहते हैं, यानी सीढ़ियों की इसे हम वायरिंग भी बोला करते हैं। तो इसमें क्या है कि दो टू वे स्विच यानी टू वायर कंट्रोलिंग, दो जगह से एक लैंप को कंट्रोल करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात में ज़रूर आप इसको याद रखिएगा कि स्टेयरकेस वायरिंग हो तो उसमें कौन से स्विच लगते हैं, तो दो स्विच लगेंगे और वो दोनों टू वे रहेंगे, सिंगल वे नहीं रहेंगे, टू वे रहेंगे। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन कि एक सममित थ्री फेज प्रणाली में यदि फेज आर और वाई के तत्कालिक मान -120 वोल्ट और -60 वोल्ट है तो बी फेज के तत्कालिक वोल्टता का मान क्या होगा। अब यहाँ पे जब भी हम फेज का एंगल ज्ञात करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ज्ञात किया जाता है। जब आप ज्ञात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ही ज्ञात करेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो ऐसे में पॉजिटिव लेते हैं। अगर आपको चलना होगा, कंडीशंस लगा देगा क्वेश्चन में कि क्लॉकवाइज चलना है, तो इस केस में आप माइनस लेंगे। अब यहाँ पे चले आइए तो यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा और यहाँ बी हो जाएगा। आर का कह रहा है कि -120 डिग्री है माइनस में, और वाई को कह रहा है कि -60 डिग्री है। अब कह रहा है कि बी का क्या कंडीशंस होंगी, तो बी का कंडीशंस क्या होगी, अब उसको देखिए। तो बी की जो कंडीशंस होंगी -120 और -60, तो -120 -60 यानी 180, मतलब 120 और 60 180 डिग्री। ये जो एंगल आएगा वह बी जो होगा वह इससे 180 डिग्री पे स्थापित होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो ये क्वेश्चन है 92 नंबर की 9 वाट 3 वोल्ट रेटेड एक टॉर्च बल्ब नीचे दिए गए, मतलब ये परिपथ के अनुसार जोड़ा गया है। सेल का कितना ईएमएफ बल्ब को पूरी तरह से प्रदीप्त कर देगा, मतलब बल्ब को जलाना है तो उसमें टोटल वोल्टेज का मान क्या होगा ये बताना है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सर्किट जो है पैरेलल सर्किट है और पैरेलल सर्किट में दो ब्रांच है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट काम कि हम इस बल्ब पे इसकी करंट हम ज्ञात कर लेंगे। तो करंट जब हम ज्ञात करेंगे तो P = VI हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर देखिए 9 का है, तो 9 = वोल्टेज 3 का है इंटू I हो जाएगा। अब यहाँ से 3 का 9 I = 3 एम्पियर हो गया, यानी फर्स्ट ब्रांच में इसमें हमने 3 एम्पियर की करंट निकाल लिया। उसी तरीके से इसमें भी हम करंट का मान निकालेंगे दूसरी ब्रांच में। अब दूसरी ब्रांच में जब हम करंट का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R = V/I। अब यहाँ से I का जब हम मान निकालेंगे तो I = V/R हो जाएगा। V का मान देखिए यहाँ पे जब 3 वोल्ट है तो यहाँ भी तो 3 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सर्किट है पैरेलल सर्किट है और पैरेलल सर्किट में हर ब्रांच पर वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे 3 वोल्ट का मिलेगा और रजिस्टेंस देखिए इस ब्रांच में 1 ओम की है, तो ये 3 एम्पियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसमें भी 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और इसमें भी 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो टोटल जो करंट होगी वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो टोटल करंट हमें 6 एम्पियर की मिलेगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ब्रांच में भी 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और सेकंड ब्रांच में भी 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो टोटल हमें करंट मिल गई 6 एम्पियर की। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि सेकंड ब्रांच में जो है 1 ओम का रजिस्टेंस है, यहाँ पर देखिए 2 ओम का रजिस्टेंस है और यहाँ पे हमें रजिस्टेंस निकालना होगा, तब हम टोटल रजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब हम रजिस्टेंस निकालेंगे तो R = V/I,
यहाँ पे वोल्टेज कितने का है, 3 का है, और इस ब्रांच में करंट हमने निकाला था पहले ही, देखिए यहाँ पे 3 एम्पियर का, ये इससे कट जाएगा, 1 ओम का इसमें भी रेजिस्टेंस मिलेगा। अब क्या करेंगे कि 1 ओम इसमें है रेजिस्टेंस, फिर 1 ओम इसमें भी है और 2 ओम इसमें है, तो पैरेलल में हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2। इस तरीके से जब हम एलसीएम लेके हल करेंगे तो टोटल हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वह RT = 2.5 ओम हो जाएगा। ये टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल गया, टोटल करंट मिल गया, तब हमें वोल्टेज ज्ञात करना है, तो V = IR कर देंगे। I का जो मान है वह 6 एम्पियर है और R का जो मान है वह 2.5 है। अब क्या करेंगे, 25 छक्का 150, 150 और 1 अंक के बाद दशमलव काट देंगे, तो यहाँ पे जो आएगा वोल्टेज वह 15 वोल्ट का आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टर्म को आप आगे हल कीजिएगा और करेक्ट कीजिएगा कि 2.5 टोटल रेजिस्टेंस आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन। 93 जो क्वेश्चन है कि एक प्रेरण परिपथ की सक्रिय और प्रतिक्रियाशील शक्ति 40 वाट और 30 VAR है, मतलब रिएक्टिव पावर में है, छोटी यूनिट्स में है। परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा, पावर फैक्टर यहाँ पूछा है। पावर फैक्टर cos phi = होता है R/Z, मतलब रजिस्टेंस और इम्पीडेंस का अनुपात होता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना होगा एपरेंट पावर, क्योंकि इसमें एक और फार्मूला होता है, वास्तविक शक्ति अपान आभासी शक्ति। आभासी शक्ति, अब यह क्वेश्चन जो है वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति पर ही है, इसलिए हम यहाँ पे देखिए ये VAR होता है, रिएक्टिव पावर का है, ये एक्टिव पावर का है। चूँकि छोटा यूनिट्स ले रहा है VAR, तो यहाँ भी हम छोटी यूनिट वाट ले लेंगे और यहाँ पे VA ले लेंगे। अब यहाँ पे रिएक्टिव पावर देखिए 30 दिया गया है, एक्टिव पावर जो है वो 40 दिया गया है, तो हम इसको निकालेंगे। अब इसके निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब देखिए √30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 और 40 का स्क्वायर 1600, 900 1600 2500, 2500 का वर्गमूल निकालेंगे 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें मिल गया वास्तविक शक्ति क्या है, ये वाली 40 हो गई। आभासी शक्ति क्या हमें मिला, 50 मिला, तो बटा 50 कर देंगे। ये इस 0 से 0 मारा जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा फिर, और 5 8 40 यानी 8 हो जाएगा। अब 8 हो जाएगा तो यहाँ पे याद रखिएगा रिएक्टिव पावर लैगिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 0.8 पश्चता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 94 नंबर, खिंचाव मोच नील पड़ने के लिए प्राथमिक उपचार के संक्षिप्त नाम RICE दिए गए का पूर्ण रूप क्या होगा। RICE का पूर्ण रूप क्या होगा वो बताना है, मतलब R से क्या होगा, I से क्या होगा, C से क्या होगा और E से क्या होगा। R से जो होगा रेस्ट होता है, I से आइस होता है, C से कंप्रेशन होता है और E से एविलेशन होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे जो होगा C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये रटने वाले क्वेश्चन है, इस पे कोई ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 95 नंबर की DC शंट जनरेटर का बाह्य अभिलक्षण क्या होगा, एक्सटर्नल अभिलक्षण पूछा गया है। अब इसमें 3 प्रकार के अभिलक्षण होते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। जब भी बाह्य अभिलक्षण कहे एक्सटर्नल अभिलक्षण, इसका दूसरा नाम परफॉर्मेंस अभिलक्षण भी होता है। ये किसके किसके बीच खींचा जाता है, तो टर्मिनल वोल्टेज एंड फील्ड करेंट लोड करंट के बीच खींचा जाता है। अब यहाँ पे देखिए बाह्य अभिलक्षण पूछा है, टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच खींचा जाएगा। बाह्य अभिलक्षण का दूसरा जो नाम होता है परफॉर्मेंस अभिलक्षण भी होता है। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब कहे आपसे कि EG
एंड फील्ड करंट के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वो क्या होता है, तो इसे हम नो लोड अभिलक्षण, चुंबकीय अभिलक्षण या वीपी लूप अभिलक्षण बोला करते हैं। ये ईजी और फील्ड करंट के बीच खींचा जाता है। इसके बाद एक आता है इंटरनल अभिलक्षण। अब इंटरनल अभिलक्षण जो होता है वह ईजी एंड आर्मेचर करंट के बीच खींचा जाता है। यही 3 अभिलक्षण होते हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 96 नंबर कि 5 मीटर दूर रखे 100 के लैंप से निकलने वाली प्रकाश किरणों से 30 अंश के कोण पर आनत किसी पृष्ठ पर प्रदीप्ति की औसत तीव्रता क्या होगी। यानी I इक्वल टू ये तीव्रता E इक्वल टू I/d² कास थीटा हो जाएगा। I का जो मान है वह 100 दिया गया है, डिस्टेंस जो है वह 5 मीटर यानी 5 का स्क्वायर इंटू कास 30 डिग्री। अब आगे इसको हल करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 इंटू 1/2, 25 चौका 100 हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 लक्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 2 लक्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 97 नंबर की प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता ऐसी धारा प्रवाहित करने के लिए प्रवृत्त होती है जो उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध है। विरोध ही शब्द एक आता है तो इसी से क्लियर हो जाता है कि ये लेंज का नियम है। लेंज के नियम में जब भी स्टेटमेंट दे उसमें आपको सिर्फ विरोध खोजना है कि विरोध हो रहा है या नहीं। जहाँ शब्द विरोध आएगा वो लेंज का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर 20 एम्पियर की लाइन धारा द्वारा कर्षित करके 200 वोल्ट की लोड वोल्टता प्रदान करता है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध का मान 0.5 ओम है तो फिर उत्पन्न वोल्टता का मान क्या होगा। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज जो दिया गया है वो 200 वोल्ट का दिया गया है और आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम का दिया गया है। लोड करंट जो है वह 20 एम्पियर का दिया गया है। यहाँ पे ईजी पूछा गया है। अब ईजी पूछा गया है तो अब इसके लिए हम करेंगे क्या वो देखिए। ईजी पहले तो टर्मिनल वोल्टेज के रूप में जनरेटर का हम इक्वेशन लिखे तो V इक्वल टू EG माइनस IA हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें टर्मिनल वोल्टेज तो 200 दिया गया है, EG हमें कैलकुलेट करना है माइनस आर्मेचर करंट, तो आर्मेचर करंट तो है नहीं। अब आर्मेचर करंट के लिए हमें निकालना पड़ेगा, यार आर्मेचर रेजिस्टेंस है, आर्मेचर करंट हमें निकालना पड़ेगा। तो जनरेटर के केस में आर्मेचर करंट जो होती है वह लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट हो जाती है। अब यहाँ पे लोड करंट 20 दिया है प्लस शंट फील्ड करंट। अब शंट फील्ड करंट जो है इसको हम निकालने के लिए करेंगे क्या, अब ये पृथक उत्तेजित जनरेटर है तो इसमें भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये लाइन करंट है तो ये सेम है, ये आर्मेचर करंट बन जाएगी। ठीक ठीक ठीक, ये आर्मेचर करंट 20 एम्पियर ले लेंगे और आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 हो जाएगी। क्लियर है, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। अब यहाँ पे ये 200 हो जाएगा इक्वल टू EG और 20 5 100 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा यानी यहाँ 10 हो गया। अब ये माइनस में है तो इधर इसको लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 200 पहले से है और ये 10 इधर आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू EG हो जाएगा। अब यहाँ से EG इक्वल टू क्या मिला 200 प्लस 10 210 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 99 नंबर की 8 पोल वाली और 40 हर्ट्ज AC आपूर्ति से जुड़ी 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी। सिंक्रोनस स्पीड पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 40 हर्ट्ज का है और पोल की संख्या जो है वो 8 है। तो NS इक्वल टू 120 F/P हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 120 इंटू फ्रीक्वेंसी का मान 40 अपान पोल की संख्या 8।
अब ये देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, 2 छक्के 12, ये 60 इंटू 10 600 RPM हो जाएगा। यानी इस मोटर की सिंक्रोनस स्पीड जो होगी वो 600 RPM। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 100 नंबर की 5 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली लोहे की रिंग में 1 मिली वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए 250 mmf की आवश्यकता होती है। रिंग का फ्लक्स घनत्व बताइए। फ्लक्स घनत्व जो होता है वह B होता है और B इक्वल टू φ/a हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए फाई फ्लक्स जो है वह 1 मिली वेबर का है तो 1 मिली वेबर हो जाएगा अपन ए जो है वो क्षेत्रफल है तो यहाँ पे दिया गया है कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे हम हल करेंगे तो 1 मिली को हम वेबर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। क्लियर। इनटू नीचे में देखिए ये 5 है और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर से चेंज करेंगे तो 100 इंटू 100 से भाग देंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो ये 100 इंटू 100 दो बार इसलिए किए हैं क्योंकि ये स्क्वायर के रूप में है। अब देखिए 3 जीरो से ये 2 जीरो और 1 जीरो मारा जाएगा, 5 दूनी का 10 यानी 2 हो जाएगा। अब जो है फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक टेस्ला होता है इसलिए ऑप्शन नंबर ए 2 टेस्ला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे हम 100 तक क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपके बीच बहुत जल्द लाएंगे। तब तक वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। इस क्लास को हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं और टोटल 12 शिफ्ट के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन फास्टली बहुत जल्द करा दें। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।